स्वागत है आपका काउंट ऑन अस के हमारे इस खास सेगमेंट में। इस कार्यक्रम में हम मिलेंगे शहर के उन लोगों से जिन पे हम काउंट कर सकते हैं, जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसी कार्यक्रम के आज पहले एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे ही भरोसेमंद इंसान से जिनके मजबूत कंधों ने शहर में रक्त क्रांति की शुरुआत की। स्वागत करेंगे हम रक्त पुरुष अतुल खेरा जी। स्वागत है आपका अतुल जी। सबसे पहले अतुल जी, हम जानना चाहेंगे लाइफ सेवर्स के बारे में। लाइफ सेवर्स क्या है, कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? लाइफ सेवर्स इज जस्ट अ वॉलंटरी ग्रुप और दिस इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। शुरुआत यूं ही दोस्तों के साथ हुई थी एंड वी स्टार्टेड डूइंग कैंप्स। इनफैक्ट कैंप्स तो 2012 से शुरू हुआ। उससे पहले ये हुआ कि वी वांटेड अ नेम टू इट, बिकॉज जब हम कुछ कर रहे होते तो कई बार लोग पूछते हैं आपका कोई ग्रुप है, तो वी थॉट ऑफ अ नेम एंड ऐसे ग्रुप का नाम आ गया। हमारे पास कॉल्स आते थे ब्लड रिक्वायरमेंट्स के, सो उस वक्त वी हैड नो आइडिया अबाउट द मूवमेंट, तो हम भी उस क्राइसिस मैनेजमेंट का ही पार्ट हो गए थे। वी वर प्रोमोटिंग क्राइसिस मैनेजमेंट। किसी का कॉल आया तो हमने डोनर कोऑर्डिनेट कर दिया, व्हिच इज वर्स्ट थिंग टू डू अदरवाइज until really there is no blood in the blood bank। जो हमने भी वो गलती की 2012 तक, and then after that we understood what we really need to do। So उस वक्त वो ऐसा एक नाम बन गया and we started this। जिस क्राइसिस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं तो जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उसके बारे में और हमें बताएं कि क्या है ये क्राइसिस मैनेजमेंट। सी आइडियली क्या होना चाहिए कि there should be sufficient blood already in the blood bank। बिल्कुल। अब जब हम ब्लड की बात करते हैं तो उससे पहले एक बात आती है कि ब्लड आएगा कैसे। हाँ जी। एंड कई बार जब पेशेंट अस्पताल में होता है तो उनके अटेंडेंट्स को लगता है कि ये हमारा ही काम है, क्योंकि पेशेंट तो हमारा है, ये हमें ही करना है। एक्चुअली बहुत लोगों को ये नियम नहीं पता है। अब तो उसका कुछ प्रचार हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कई बार डायरेक्शन गए हैं। इट हैज बीन द पॉलिसी, नेशनल ब्लड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2002। आज 16 साल हो गए ये पॉलिसी है, and it never got implemented for various reasons। So अब as per the policy, ये पॉलिसी ये हमें बताता है कि हम सेफ ब्लड कैसे सिस्टम में ला सकते हैं। पॉलिसी ने समझाया है कि हाउ द सेफ ब्लड कुड कम और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और कैसे करना है। सो इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द पॉलिसी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हॉस्पिटल और ब्लड बैंक की है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद अटेंडेंट। आपको अगर मरीज अस्पताल में भर्ती है तो उस अटेंडेंट को आपको रिक्विजिशन तक नहीं देना है उस अस्पताल में। ब्लड कैसे आएगा, दिस द हॉस्पिटल एंड वो जिस ब्लड बैंक के साथ टाइप करना चाहता है, ये उसके बीच का मसला है। अच्छा। कि वो अस्पताल अपना जो इन हाउस रिक्वायरमेंट है उतना का वो एक शिविर लगाए। मान लीजिए कोई अस्पताल है जिसे 25 यूनिट महीने का लगता है, वहाँ सर्जरीज होती हैं जो भी, तो दे नीड 25 यूनिट्स इन अ मंथ। तो वो एक रक्तदान शिविर करे, 25 यूनिट उन्होंने ब्लड बैंक में रख दिया और उनका महीना भर चल रहा, अगला महीना फिर उन्होंने रिचार्ज कर लिया ब्लड बैंक में। ओके, सो दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी डन। हमारे रांची में सिविल सर्जन ऑफिस में देयर आर 600 रजिस्टर्ड नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल्स, और जो हमारा मंथली रिक्वायरमेंट है आप अगर देखें 7,500 का, ऑन एन एवरेज विद दिस 600 इट कम्स टू 12 इन अ मंथ। तो कुछ होंगे जिसमें सर्जरीज नहीं होते होंगे, कुछ होंगे जिनको ज्यादा चाहिए, बट अगर हम पूरा पिक्चर देखें तो बहुत छोटा रिक्वायरमेंट है, कोई बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। इन टर्म्स जो नंबर्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स के, इट इज क्वाइट अचीवेबल एंड सेफ ब्लड बहुत आसानी से बिना किसी को परेशान किए, मतलब मरीज के परिवार को, अस्पताल अपने इन हाउस पेशेंट के लिए आराम से अरेंज कर सकता है, जो विलिंगनेस चाहिए। और आमतौर पे हम देखते हैं तुलजी कि बहुत सारे जो ऐसे संगठन होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वही इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने बहुत कम देखा है, या शायद मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि खुद से कोई हॉस्पिटल इस तरह का इनिशिएटिव ले। अब तो खैर इट हैज बीन पार्ट ऑफ द डायरेक्शन वेरी स्ट्रांगली। अब कई चिट्ठियां गई हैं, इनको सिविल सर्जन को कहा गया है, डीसीज को निर्देश है, सेक्रेटरी हेल्थ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी डीओ लेटर आया है कि आपको अस्पताल को रिक्विजिशन तक पेशेंट को नहीं देना है।
तो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, बट इस वक्त स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इम्प्लीमेंटेशन हुई। ऐसे में अगर अटेंडेंट को जिसको उस हॉस्पिटल से या जिसकी ब्लड बैंक से उसे अगर ब्लड नहीं मिलता है, तो ऐसे में हाँ मिले, लेकिन दे शुड डेफिनेटली रजिस्टर अ कंप्लेंट। आप 181 सीएम जनसंवाद में वो कंप्लेन कर सकते हैं, 104 में वो कंप्लेन कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं टू द सिविल सर्जन, टू द डीसी, टू द सेक्रेटरी हेल्थ। इन सब जगहों पे आप एक चिट्ठी भेज सकते हैं कि इस अस्पताल में, आप कॉल कर सकते हैं सिविल सर्जन को, अपने जिस जिला में है आप, हर डिस्ट्रिक्ट में जो 24 जिला है हमारा झारखंड का, हर जिला का एक सिविल सर्जन होता है। फोन करें, 181 में कंप्लेन करें। इसके बाद भी अगर वो नहीं करते हैं अपना ड्यूटी, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको जाके ब्लड बैंक से वो करना पड़े कोऑर्डिनेट, बट एटलीस्ट रजिस्टर अ कंप्लेंट। स्टेट को ये पता तो चलेगा कौन कौन ऐसे अस्पताल हैं वो आर नॉट डूइंग कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन। एक सवाल मैं ये भी करना चाहूंगा अतुल जी कि बहुत सारे मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं कई बार बोलता हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए, पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जिनके मन में एक संशय होता है, एक डाउट होता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन इज एक्चुअली हेल्दी। फिजिकली बार आप रक्तदान करेंगे, आपका सेहत और बनेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है टू द एक्सटेंट कि कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है। इस पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल इनफैक्ट। टाइम जितनी बार आप करेंगे हर 3 महीने में, या आप साल में 24 बार एसजीपी कर सकते हैं। हम लोग कई बार ऐसे कई लोग हैं जो सिंगल डोनर प्लेटलेट भी डोनेट करते हैं, और मैंने भी इस साल एसडीपी कुछ 14-15 कर लिया है अभी तक। कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ी, अगर ना पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन पड़ी तो 24 तक मैं दे सकता हूँ। तो इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। जितना करें उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, कि आपके अंदर इतनी क्षमता होगी आप दूसरों की जान भी बचा सकें, अपनी सेहत अच्छी रखते हैं। ब्लड डोनेशन करने के क्रम में आपका फ्री मेडिकल चेकअप भी बिल्कुल हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, बीपी, पल्स उस वक्त हो गया। इसके बाद ब्लड जांच हो गई, जब अस्पताल ब्लड बैंक जाता है तो HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, सिफिलिस, सब कुल मिला के 10-12 फ्री में जांच हो जाते हैं। अतुल जी, अब आपने मेंशन किया SDP के बारे में थोड़ी देर पहले, तो मैं ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि SDP क्या है? See, SDP is a way to donate platelets, सिर्फ प्लेटलेट, जो इस वक्त बहुत सेप्सिस बच्चों को न्यूबॉर्न में अगर हो गया तो उसमें जरूरत पड़ता है, डेंगू के समय जरूरत पड़ता है, कैंसर पेशेंट्स को बहुत जरूरत पड़ता है। तो ये फैसिलिटी फिलहाल अभी रिम्स में ही है आप, और ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस है। अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक अ ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन 5 मिनट में हो जाता है, इसे 1-1.25 घंटा लगता है, एंड इसमें आपके शरीर में बाकी कंपोनेंट्स वापस आ जाते हैं, एंड ओनली प्लेटलेट्स इज टेकन। सो जो आप हर चौथे दिन दोबारा कर सकते हैं, बट कुल मिला के साल में 24 बार। सो आप 24 टाइम्स इन अ ईयर आप प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हर बार आप पाएंगे कि आपका प्लेटलेट काउंट और बढ़ गया। ब्लड के कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके बारे में, जैसे प्लाज्मा है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। इनफैक्ट आई शुड टेल कि जैसे जब ब्लड डोनेट होता है, जैसे रिम्स ने अगर कलेक्ट किया तो मोस्टली दे डिवाइड इट इनटू कंपोनेंट्स। जब वो ब्लड बैंक जाएगा तो पैक सेल्स अलग हो जाएंगे, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, प्लेटलेट्स अलग हो जाएगा। उस माध्यम से जब वो अलग होता है तो उसकी अलग अलग आयु है। जैसे होल ब्लड 35 दिन तक रखा जा सकता है, सॉरी पैक सेल्स 35 दिन तक रखा जा सकता है। इन दैट केस फॉर द सेम मैटर होल ब्लड अगर उन्होंने कलेक्ट किया तो वो भी 35 दिन तक रखा जाता है। बट हाउएवर होल ब्लड इज इट्स काइंड ऑफ आउटडेटेड, क्योंकि कई बार हम ओवरलोड कर देते हैं मरीज को। अगर उसे आपने होल ब्लड दिया है तो शायद उसे प्लेटलेट की जरूरत नहीं थी। सो होल ब्लड इज नॉट एडवाइसेबल। सो पेशेंट को वही मिलना चाहिए जो उसकी जरूरत है। सो अगर उसे आरबीसी की जरूरत है तो सिर्फ आरबीसी दें, उसे प्लाज्मा की जरूरत है तो प्लाज्मा दें, या प्लेटलेट की जरूरत है तो सिर्फ प्लेटलेट्स दें। तो उस तरह से जो रैंडम डोनर प्लेटलेट इकट्ठा होता है कॉम्पोनेंट सेपरेशन से, तो उसकी आयु प्लेटलेट्स की 5 दिन होती है, और प्लाज्मा आप 1 साल तक रख सकते हैं फ्रीज ऑन फ्रोजन स्टेट, जिसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। और अगर किसी को जरूरत पड़ती है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, प्लेटलेट और प्लाज्मा ये 2 चीजें रिम्स में विदाउट रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या सारे सरकारी बैंक में है, बट विदाउट रिप्लेसमेंट ऑल्सो इन जनरल। ऐसे भी वो अस्पताल की जिम्मेदारी है, बट अगर आपको ये 2 कंपोनेंट की जरूरत है तो आप अस्पताल को भी बताएंगे तो वैसे भी बिना रिप्लेसमेंट से मंगा के देंगे। सो आई थिंक वो एक बेनिफिट है जो कि वहाँ पे यहाँ मैं एक और बात यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद
बहुत हद तक श्रेय कातुल जी को भी दूंगा। थैलेसीमिया डे केयर सेंटर हमारे शहर में खुला है सदर अस्पताल में। कातुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये थैलेसीमिया डे केयर सेंटर क्या है, थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। See, thalassemia is a genetic disorder और I think ये एक्चुअली आपको थैलेसीमिया तब पता चलता है या तो जब आप जांच कराएंगे कि आप मे बी माइनर हैं एंड यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस, या एक्चुअली आफ्टर मैरिज आपके घर में एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे का जन्म होता है, तब आपको पता चलता है कि आप शायद थैलेसीमिया माइनर थे। तो बहुत बड़ी आबादी थैलेसीमिया माइनर की है। तो एक सजेशन सबके लिए कि बिफोर गेटिंग मैरिड प्लीज एक थैलेसीमिया का जांच जरूर कराएं। ये HPLC जांच का नाम है जो रिम्स में होता है, 300 रुपए लगते हैं और ये कपल को जरूर कराना चाहिए बिफोर दे गो फॉर अ बेबी। और अगर किसी महिला ने कंसीव भी कर लिया है तो जरूर प्रीनेटल टेस्ट करा ले कि अगर वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर है तो यू कैन गो फॉर अबॉर्शन, दैट इज आल्सो इलीगल। क्योंकि जन्म के बाद इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर द चाइल्ड। तो जब हम थैलेसीमिया की प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है, इनफैक्ट गवर्नमेंट का कलेक्टिव प्रयास भी यही है कि ऐसे बच्चों को आने से रोका जाए, क्योंकि उनकी आयु लिमिटेड होती है और बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे उनके जिंदगी में और एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। हालांकि इस वक्त जो बच्चे हैं, अगर 9.5 ग्राम प्री ट्रांसफ्यूजन मेंटेन किया गया, आयरन लेवल जिसको आयरन चेलेशन कहते हैं 9.5 से नीचे रखा गया, 1000 से नीचे सीरम फेरेटिन रखा गया, तो आई एम श्योर बच्चे कुछ काफी हद तक एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन फिलहाल ब्लड को लेकर ही काफी चैलेंजेस है हमारे स्टेट में। अभी तो रांची में समाव ये डे केयर स्टार्ट हो चुका है, 6 बेडेड है ये, और 6 बेड का मतलब ये है कि वी कैन ओनली अकोमोडेट 80 चिल्ड्रन, बट हमने अभी 4 महीनों में 142 बच्चों को रजिस्टर कर दिया है। बिकॉज इट्स सदर एंड गवर्नमेंट वी कैन नॉट स्टॉप पीपल कमिंग। सो या तो अब बेड्स बढ़ेगा या उसी रूम में कॉट्स बढ़ जाएंगे, या रिक्वायरमेंट डबल ट्रिपल होने वाला है। सो वी आर टेकिंग द लोड बिकॉज सबसे ज्यादा ड्राइव भी हम ही करते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक वो एडवांटेज है हमारे साथ इन बच्चों को, खासकर जिनको हर महीने 1-2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम बहुत कंफर्टेबली डे केयर में बिना किसी पैसे से, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम, और बिना कोई प्रॉब्लम सब कुछ फ्री है। आप अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं और आपका जो मेडिकल टेस्ट होना है, हेमोग्लोबिन जांच होने की जरूरत होती है, वो करने के बाद आपका ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है, डॉक्टर ने देख लिया, एंड उसके बाद शाम तक यू आर फ्री। मोस्टली 5-6 बजे तक बच्चे फ्री हो जाते हैं आफ्टर ट्रांसफ्यूजन एंड दे कैन गो बैक होम। सो इट्स अ डे केयर थिंग जिसमें वो जो फॉर्मेलिटी एडमिशन का, अस्पताल का, डिस्चार्ज का, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। So it's very relieving for these families. Congratulate करना चाहूँगा आपको कि आपके efforts ने इसको संभव किया। नहीं, I think मेरे पीछे आई एम लकी टू बी द फेसिया ऑफ दिस, बट इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, स्टेट ने बहुत मेहनत किया है, तब ये हो पाया है। इनफैक्ट अभी रांची खुल गया है, जमशेदपुर भी वो इनॉग्रेट हो चुका है, बट फंक्शनल भी है, बट इसे और सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है। एंड बियॉन्ड दैट पलामू भी कुछ दिनों में खुल जाएगा। हेमोफीलिया पे काम शुरू हो जाएगा बिकॉज उसमें खासकर फैक्टर्स की जरूरत होती है, बट थैलेसीमिया के लिए वहां पे आज भी कॉम्पोनेंट नहीं है। बट आई थिंक सेक्रेटरी हेल्थ ने हमारी एक वर्कशॉप में अभी एक अनाउंस किया कि सारे जिलों में कॉम्पोनेंट फैसिलिटी और डे केयर फैसिलिटी हम करेंगे, तो विच इज अ वेरी गुड न्यूज। तो अभी पूरा प्रयास यही होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पोनेंट फैसिलिटी और डे केयर फैसिलिटी शुरू हो। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था, तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। हम जानते हैं आप कितने ज्यादा बिजी रहते हैं तो थैंक यू सभी को। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक और ऐसी शख्सियत से, तब तक के लिए मैं मोहित करता हूँ आपका धन्यवाद।